जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर यशवंत दुबे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि सर ये क्या होता है। हालांकि अगर इसकी बायोलॉजिकल टर्म्स में देखा जाए तो इसकी अलग मीनिंग है, और आज हम लोग सिर्फ फिजिक्स के रिलेटेड पढ़ेंगे कि सर ह्यूमन आई किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको शुरुआत करने से पहले एक सॉन्ग प्ले कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा वाला सॉन्ग है हनी सिंह का, कि अगर हनी सिंह ही अगर पैदा ना हुआ होता तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन कैसे होता। तो ठीक उसी प्रकार अगर ह्यूमन आई ही ना रहता तो फिर इस कलरफुल वर्ल्ड का क्या ही मतलब रहता। यानी कि ये जो हम लोग खूबसूरती देख रहे हैं, जो भी खूबसूरती हमें देखने को मिल रही है, ये किसके बदौलत हो रही है? ये हो रही है ह्यूमन आई की वजह से। अगर ह्यूमन आई ना रहता, ठीक है, अगर ह्यूमन आई ना रहता तो फिर इस कलरफुल वर्ल्ड का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो इस खूबसूरती को देख, ये जो खूबसूरती हम लोग देख पा रहे हैं ना, इसी खूबसूरती को देखने के जो पीछे का जो फिनोमिना है, उसी फिनोमिना को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग ह्यूमन आई का पहला स्लाइड के साथ। ठीक है, तो बच्चों ये आप देख रहे हैं ह्यूमन आई एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है ह्यूमन आई का, जिसमें कई सारे टर्मोलॉजी जो इसमें अंदर गिवन है ये आपके बुक में होंगे, और जितने भी टर्मोलॉजी इसमें दिखाया गया है ये सारी टर्मोलॉजी को हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे हर एक टर्मोलॉजी के बारे में। तो इस चीज को टर्मोलॉजी को आगे पढ़ने से पहले एक बार ह्यूमन आई का डिफिनेशन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सर, ह्यूमन आई क्या है? सर ये एक आर्गन है। ठीक है, ये क्या है? एक आर्गन है। ये जो आर्गन है किसके लिए सेंसिटिव है? लाइट को लेकर सेंसिटिव है। ठीक है, तो यानी कि सर कोई भी आर्गन हो जो लाइट के लिए क्या हो? सेंसिटिव हो, और सेंसिटिव होने के साथ साथ वो क्या करे? दिखाए कुछ चीज को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आई कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर लाइट सेंसिटिव आर्गन इनेबल्स अस टू सी, यानी कि सर जो आई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर ये क्या है? लाइट सेंसिटिव आर्गन है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बताया जाए तो जो बच्चा ह्यूमन आई होता है हमारा, वो लगभग उसकी जो डायमीटर होती है वो अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर की होती है। मतलब ये जो हमारी आई है एक स्फेरिकल बॉल की तरह होती है। अगर 3D स्ट्रक्चर में देखा जाए तो बिल्कुल स्फेरिकल बॉल की तरह दिखेगी, और इसकी जो डायमीटर होती है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए कि सर इसके जो आउटर पार्ट होते हैं इस आई के, ठीक है, इस आउटर पार्ट को हम लोग, जो आउटर पार्ट होता है इसको हम लोग किस तरीके से बोलते हैं? जैसे कि पहला जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेलेरोटिक। ठीक है, यानी कि आई का जो आउटर पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं सेलेरोटिक, एंड दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? कोराइड, एंड तीसरे वाले पार्ट को बोलेंगे रेटिना। बच्चों ये आई का क्या हो गया? यानी कि ये जो आई है ना हमारा, ये आई इन्हीं 3 ऑर्गन से मिलकर पूरा कंप्लीट बना, यानी कि लगभग ये क्या करते हैं? इन्हीं 3 पार्ट से मिलकर ही हमारा क्या बना हुआ? आई बना हुआ है, सेलेरोटिक, कोराइड एंड रेटिना। ठीक है, अब चलिए हम लोग इन सभी चीज को आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कि सर ये कहां पे होता है? सेलेरोटिक, रेटिना एंड कोराइड कहां कहां पर होता है। तो चलिए अगले वाली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको देखते हैं सर क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं सर हम लोग किसकी? सेलेरोटिक की बात करते हैं। सर ये सेलेरोटिक होता क्या है? ठीक है, तो बच्चा जो आंख होता है ना, आई का जो सबसे आउटर मोस्ट वाला पार्ट होता है, जैसे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है आंखों का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेरोटिक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? सेलेरोटिक हो गया। ठीक है, ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेलेरोटिक बोलेंगे। जो भी हमारा ह्यूमन आई का जो आउटर वाला पार्ट होता है, जो क्या करता है? कवर करता है आंखों को अच्छी तरीके से, प्रोटेक्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेलेरोटिक बोलते हैं। जो कि लिखा हुआ है सर आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि आंखों का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसी को हम लोग बोलते हैं सेलेरोटिक। ठीक है, और ये किसका बना होता है बच्चों? ये बना होता है सर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। ये सेलेरोटिक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, एंड ये क्या करता है बच्चा? ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ आई को, यानी कि जो भी इंटरनल पार्ट ऑफ आई है उसी को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है। ये सेलेरोटिक जो होता है ये आई का आउटर मोस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी आपसे एग्जाम में ना ये जब इसके बारे में जब पूछ देता है सर सेलेरोटिक क्या होता है, कहां पे होता है, तो बस आपको इतना ही बोलना है कि सर ये आई का क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि इंटरनल पार्ट को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। और ये किसका बना होता है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है।
ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हो गया, सेलेरोटिक हो गया, ये आउटर मोस्ट वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, सेलेरोटिक हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेरोटिक बोलेंगे, लेकिन आगे इसका नाम अलग हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं सर क्या कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात करें सर कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया की बात कर रहे हैं हम लोग। अब कॉर्निया क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना कि बच्चा ये सेलेरोटिक होता है, ये वाला सेलेरोटिक। तो देखा जाए सर ये सेलेरोटिक कहां से स्टार्ट हो रहा है, सर यहां से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि समझो ये कॉर्निया जो सेलेरोटिक के पास जो ये वाला जो सरफेस मिला ना, ये वाला इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। तो कॉर्निया के बारे में पढ़ लेते हैं सर, क्या होता है, कह रहा है कि सर सेलेरोटिक लेयर कंटिन्यू इन फ्रंट ऑफ द आई एज कॉर्निया। यानी कि जो हमारे आंखों का जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो कॉर्निया होता है वहीं से क्या होता है, सेलेरोटिक कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो समझा जाए कि सर ये पूरी पूरी क्या है, सेलेरोटिक है। और ये जो आंखों का जो फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले फ्रंट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्निया बोल देते हैं। ठीक है, यही से हमारा क्या होता है, सेलेरोटिक कंटिन्यू करता है। ठीक है, अगली बात करते हैं सर, क्या कह रहा है ये, सर ये जो कॉर्निया होता है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, एंड व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई कवर्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द सरफेस ऑफ द आई बॉल। ठीक है, तो इसको दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे सर, ये जो कॉर्निया होता है ना, ये थोड़ा सा बल्जिंग आउट होता है। यानी कि जो बाहर की तरफ जो उभरी हुई चीज होती है उसे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। जैसे ये उभरी हुई चीज देख रहे हैं ना, इसको ये वाली जो बल्ज आउट है, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अच्छा इस कॉर्निया का क्या वर्क होता है, इस कॉर्निया का वर्क होता है सर, जब भी लाइट रेज जो एंट्री करती है हमारी आंखों के अंदर आती है, ठीक है, यही कॉर्निया से ही आती है, यहीं से लाइट एंट्री करती है। ठीक है, और ये जो कॉर्निया है ये क्या करता है, लगभग 80% लाइट को क्या कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है। ठीक है, लाइट को क्या कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है, बाकी 20% को अंदर लेके जा रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट करने वाला जो सेल है या जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है, ये क्या करता है, 80% रिफ्रैक्ट कर देता है लाइट को। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा क्या, कॉर्निया हो गया। और इसमें दिया गया सर लाइट एंटर्स थ्रू इट, यानी कि सर लाइट यहीं से एंट्री करती है, कॉर्निया वाले पार्ट से एंट्री करती है और कहीं से नहीं एंट्री करेगी। ठीक है, तो बच्चा अगर कहा जाए सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेलेरोटिक एंड कॉर्निया, तो बच्चा सेलेरोटिक और कॉर्निया देखा जाए तो सर सेलेरोटिक का ही पार्ट हो गया कॉर्निया, जिसको हम लोग फ्रंट वाला पार्ट कह रहे हैं। ठीक है, और कॉर्निया में क्या होता है सर, यहीं से लाइट एंट्री करती है, सेलेरोटिक से नहीं लाइट एंट्री करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंसेस क्रिएट होगा। चलिए हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं सर आइरिस एंड पिपिल। ठीक है, आइरिस एंड पिपिल की बात कर रहे हैं। एक बार इस इमेज को देखा जाए, ये हमारे पास एक क्या खूबसूरत सी आंख बनी हुई है यहाँ पे। अगर आप इसमें देखोगे कि सर ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिपिल बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है जो इसको बाहर की तरफ सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइरिस बोल रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आइरिस हो गया, और ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है वो पिपिल बोलते हैं। यानी बिल्कुल आंखों में सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पिपिल। अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको इमेज को आपको समझाता हूं कि सर यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहां कह रहा है कि सर ओपेक डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया कार्ड आइरिस, यानी कि बिल्कुल क्या होता है, ओपेक होता है, ओपेक डायफ्राम होता है। ठीक है, ओपेक का मतलब आप समझ गए सर, यहां से लाइट का कोई मतलब नहीं, यहां पे लाइट क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे ना ही रिफ्लेक्ट करने देगा ना ही रिफ्रेक्ट करने देगा। ठीक है, तो आइरिस का काम क्या है, ये एक ओपेक होता है। ठीक है, और ये ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना ही लाइट को क्या करता है, ये रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कलर ऑफ द आई डिपेंड्स ऑन इट, यानी कि जो आंखों का जो कलर होता है, जिसको हम लोग देखते हैं ना, ब्लू कलर की आंखें हैं, ठीक है, ब्राउन कलर की आंखें हैं, तो ये जो कलर दिखता है ना आंखों में, तो ये कहां पे होता है सर, ये आइरिस में ही होता है। ठीक है, आइरिस ही होता है, जो हमारे आई का जो कलर होता है उस पर डिपेंड करता है। अगली बात, आइरिस हैज अ सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर कॉल्ड द पिपिल, यानी कि सर आइरिस के अंदर एक सेंट्रल अपर्चर होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, पिपिल बोलते हैं। जैसे आप दिख रहा होगा आइरिस जो है, ये पूरी सी आइरिस है, उसके बीच में जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, पिपिल बोल दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है सर, कह रहा है सर द आइरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द पिपिल,
यानी कि सर आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम ये है सर कि जो भी लाइट जो आ रही है, ठीक है, जो आंखों के अंदर जो लाइट जानी है, जितनी भेजनी है, तो इसको कितने अमाउंट में भेजना है, कितने अमाउंट में नहीं भेजना है, इस चीज को कौन रेगुलेट करता है? आइरिस रेगुलेट करता है। इसीलिए बच्चा आइरिस को हम लोग क्या मानते हैं? पीपल का क्या है? ये सिक्योरिटी गार्ड है। पीपल क्या है बच्चा? ये सिक्योरिटी गार्ड है। यानी कि ये क्या करता है? ये करता है सर, लाइट को अलाउ करता है कि सर इसकी अमाउंट कितनी जानी चाहिए आंखों के अंदर। जैसे आप देखे होंगे कि जब रूम में बहुत ज्यादा उजाला हो, ठीक है, तो रूम में जब बहुत ज्यादा उजाला होगा तो आइरिस क्या करेगा? पिपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, छोटा बना देगा, ताकि लाइट आंखों में कम से कम जा सके। और जब रूम में अंधेरा हो तो उस केस में क्या करेगा? आइरिस जो है पिपिल को रिलैक्स कर देगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर आ सके। तो यानी कि क्या काम करता है बच्चा? ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, और ये डिफाइन करता है कि सर लाइट को कितना अंदर आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा आइरिस काम। उसके बाद क्या कह रहा है सर आइरिस में? सर आइरिस कंसिस्ट ऑफ द मसल्स दैट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द पीपल। यानी कि सर जो आइरिस होता है वो एक मसल्स का बना होता है, जो काम क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करता है पीपल को। ठीक है, तो चलिए एक बार इमेज के थ्रू देख लेते हैं सर आइरिस एंड पीपल क्या होता है। जैसे यहां पे देखा जा रहा है कि द आइरिस रिलैक्स इन ब्राइट लाइट। ठीक है, यहां पे बच्चा जो ये स्टेटमेंट लिखा गया कि सर आइरिस क्या होता है? जब रिलैक्स हो जाता है, किस केस में? जब क्या हो? लाइट बहुत ही ज्यादा हो। जैसे आप देख रहे होंगे आइरिस क्या है? ये रिलैक्स्ड है। ये आइरिस आपको रिलैक्स दिख रहा है, मतलब बड़ा दिख रहा है। ठीक है, रिलैक्स दिख रहा है। तो रिलैक्स दिख रहा है, किस केस में रिलैक्स दिखता है आइरिस? जब क्या हो? लाइट ब्राइट हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए बच्चों बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें आती है। जैसे कंफ्यूजन ये होती है, कहते हैं कि सर जब बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट हो तो उस केस में पिपिल क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आइरिस क्या करता है? पिपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ध्यान रहे कि सर जब आइरिस पिपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी जब पिपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में आइरिस क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये वही स्टेटमेंट कह रहा है कि सर द आइरिस रिलैक्स इन ब्राइट लाइट। सेकेंड वाले पॉइंट में देखा जाए, ये कह रहा है सर द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट इन डिम लाइट। जब लाइट डिम हो, तो जब लाइट डिम होगा तो आइरिस क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए आइरिस क्या होगा? छोटा हो गया। ठीक है, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे बच्चों कि सर जब डिम लाइट होता है तो आइरिस क्या करता है? पिपिल को रिलैक्स कर देता है। ठीक है, पिपिल को रिलैक्स कर देता है। तो जब पिपिल को रिलैक्स करेगा, यानी पिपिल जब बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है सर आइरिस क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आइरिस खुद को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से पिपिल क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है डिम लाइट के केस में। और जब ब्राइट लाइट होता है उस केस में आइरिस क्या करता है? खुद को रिलैक्स कर देता है ताकि पिपिल क्या हो जाए? छोटा हो जाए। ठीक है, पिपिल क्या हो जाए? छोटा बन जाए। ठीक है, उस केस में क्या हो जाए? लाइट एंट्री जो होगी ब्राइट लाइट में कम हो, ताकि हमारे आंखों में ज्यादा ही स्ट्रेस ना फील हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है आइरिस का। यानी कि आइरिस का काम क्या है बच्चों? इसका काम है सर सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ये डिफाइन करता है, ये देखता है कि सर लाइट को कितना पिपिल के अंदर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। अगर ब्राइट लाइट होगा तो आइरिस क्या करेगा? खुद को रिलैक्स कर देगा ताकि पिपिल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाए, लाइट उसके अंदर से कम जाए। दूसरी बात मैं कहूं बच्चों कि जब डिम लाइट हो तो डिम लाइट में आइरिस खुद को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा ताकि पिपिल की साइज बहुत बड़ी हो जाए और लाइट उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में लाइट उसके अंदर एंट्री कर जाए आंखों के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आइरिस एंड पिपिल। अच्छा रही बात सर पिपिल क्या होता है? पिपिल देखिएगा, आइरिस क्या होता है? ये एक मसल्स का बना होता है जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा है। पिपिल क्या होता है बच्चों? जो लाइट होती है ना, लाइट जो होती है इसी पिपिल के ही थ्रू हमारे आंखों के अंदर जाती है। यानी कि ये पिपिल का एक छोटा सा स्मॉल सा होल है जो क्या करता है? लाइट को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो लाइट अंदर जा रही है, आंखों के अंदर जा रही है, जिसका हम लोग इमेज देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, या जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये जो भी लाइट है वो कहां से एंट्री लेती है? पिपिल से एंट्री लेती है। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया आइरिस एंड पिपिल के केस में। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर किसकी? कोराइड की बात करते हैं। सर ये कोराइड क्या होता है? ठीक है, अब देखिए अब तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सर आइरिस और पिपिल के बारे में। ठीक है, पिपिल के थ्रू क्या हो रही है? लाइट एंट्री कर रही है। अब यहां देखा जाए सर कोराइड, सर कोराइड का भी एक अपना अलग ही रोल प्ले करता है। अगर ये सर कोराइड ना हो ना तो क्या होगा सर? हमें क्या कहते हैं,
जो इमेज है वो लगभग उसके जो इमेज बनना होगा किसी भी चीज का, कि जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट का लगभग 3 4 5 6 इमेज बन सकता है अगर ये कोराइड ना होता तो। ठीक है, यानी कि सर ये कोराइड क्या करता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का सिंगल इमेज बनाने का काम करता है, क्योंकि ये कोराइड क्या होगा, कोराइड ना होता तो शायद हमें सिंगल ऑब्जेक्ट का शायद हमें लगभग 2 3 4 5 या नंबर ऑफ इमेजेस हमें देखने को मिलता। चलिए इसको देखते हैं सर ये कैसे होता है। जैसे आप बात कर रहे हैं सर कोराइड की, तो कोराइड क्या होता है, कह रहे हैं सर इट रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, यानी कि सर जो कोराइड होता है ये क्या करता है, इस आंखों के अंदर ब्लड का प्रोवाइड कराने का काम होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं ये कोराइड। ठीक है, और अगली पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है इट डार्केंस द आई फ्रॉम इनसाइड हेंस प्रिवेंट एनी रिफ्लेक्शन। सर इसी की तो मैं बात कर रहा था, रिफ्लेक्शन की तो बात कर रहा था मैं, कि सर ये क्या करता है, सर ये रिफ्लेक्शन नहीं होने के लिए ये क्या है, कोराइड रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे सपोज करते हैं बच्चा यहां से अगर लाइट एंट्री कर रहा है, ठीक है, और हमें सर यहां पे इमेज बन रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है यहां पे इस रेटिना के पास, ठीक है, तो ये कोराइड क्या होगा, जैसे यहां से लाइट आई तो लाइट कुछ इधर से भी आएंगे ऐसे करके, तो सर यहां से अगर इमेज बना तो इसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी। ये जो रिफ्लेक्शन वाली जो प्रोसेस है इसको ये नहीं होने देता है, यानी कि सर ये कोराइड है ना, ये रिफ्लेक्शन नहीं होने देता है। अगर रिफ्लेक्शन होता तो सर यहां से लाइट आती, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आती, यहां से यहां, और ऐसे करते करते कई सारे नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, जो कि चीजें क्या होती है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने लगती है। तो कोराइड का काम क्या होता है बच्चा, ये रिफ्लेक्शन नहीं होने देता है। ठीक है, एक बार लाइट आई, रेटिना पड़ी, ठीक है, बस वहीं तक स्क्रीन पे बना, वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा लाइट को। तो ये कोराइड का मेन काम हो जाता है फिजिक्स के अनुसार देखा जाए तो। ठीक है, तो कोराइड हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होने देता है। और काम क्या होता है बच्चों, इस पूरे हमारे आंखों के अंदर जो ब्लड वेसल का काम करता है, यानी कि ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ब्लड प्रोवाइड करेगा तभी तो क्या होगा, आंखें तो आपकी स्ट्रांग होगी एंड बेहतर होगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड के ही थ्रू तो सारा चीज चल रहा है। ब्लड अगर नहीं जाएगी आंखों के अंदर तो ये चीजें सही से अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, इनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, वो नर्समेंट नहीं हो पाएगी इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया कोराइड के बारे में। तो कोराइड जब भी पूछा जाए तो आपको ये 2 पॉइंट याद रहे। ठीक है, पहला पॉइंट रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, एंड दूसरा क्या है, इट डार्केन्स द आई फ्रॉम इनसाइड हेंस प्रिवेंट एनी रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर क्रिस्टलाइन लेंस की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर लेंस की, क्योंकि सर अगर हमें इमेज चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का तो सर एक लेंस का होना जरूरी है। लेंस नहीं होगा तो इमेज नहीं मिलेगा। हालांकि हम लोग मिरर भी लगा सकते हैं, लेकिन मिरर में क्या होता है बच्चों, वर्चुअल बनता है, तो मिरर के केस में नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, लेंस का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे सर हमारे आंखों के अंदर लेंस कहां पे लगा होता है। तो उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट जो दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि कह रहा है कि सर इट इज हेल्ड इन द पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, यानी कि सर ये जो हमारे पास जो लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस है ये किससे हेल्ड होता है, किससे बना होता है, किससे ये बधा होता है, ये कहोगे बच्चा सिलरी मसल से बधा होता है। जैसे यहाँ पे ये सिलरी मसल दिख रहा है ना, ये वाले सिलरी मसल, ये वाली सिलरी मसल। ठीक है, ठीक है, ये सिलरी मसल क्या करता है, इस वाले लेंस को होल्ड करता है। ये हमारे क्या है, आंखों का लेंस है। ठीक है, ये लेंस है बच्चा। ये लेंस है किस चीज का, ये देखना पड़ेगा। तो बच्चा ये जो लेंस है ना, ये किसका होता है सर, डबल कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस डबल लेंस का बना होता है। ये हो गया 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसके पास होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, यही हमारा लेंस जो है यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो ये लेंस हो गया। अब ध्यान दें सर, ये जो लेंस है ना, जो हम लोग बाहर की तरफ जो लेंस पढ़ते हैं वो सर ग्लास का बना होता है। ये सर ये ग्लास नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, ये ग्लास नहीं होते हैं, ये टिश्यू होते हैं, मसल्स के बने होते हैं, टिश्यूज के बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा लेंस। इस लेंस को कौन होल्ड करता है, कहोगे बच्चा ये सिलरी जो मसल है यही क्या करता है, इसको होल्ड करता है, इस लेंस को। ठीक है, इस लेंस को होल्ड करने का काम कौन है, सिलरी मसल, और ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है सर इट कैन increase or decrease the curvature and therefore the focal length of the eye lenses required to focus object at a different position। ठीक है, अब यहां देखते हैं सर सिलरी मसल क्या करता है। सर ये सिलरी मसल कन्वेक्स लेंस जो है, हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है, आई लेंस है, इस आई लेंस को क्या करता है, ये सिलरी मसल ये रेगुलेट करता है फोकल लेंथ को बढ़ाने का काम और फोकल लेंथ को घटाने का काम। ठीक है, अब जरा सोचिए, जब कोई भी चीजें आप क्या करेगा,
जब ये सिलरी मसल इस लेंस को छोटा बनाएगा, इसकी अपर्चर को जब छोटा बनाएगा तो इसका फोकल लेंथ में क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये कब ऐसा करता है, जब हम किसी भी नजदीक वाली चीज को देखते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही पास होगा तो उस केस में सिलरी मसल इस वाले आई लेंस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके इस लेंस को थिक बना देगा ताकि इसका फोकल लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए और अच्छे से रेटिना क्या हो जाए, इसका इमेज बन जाए। दूसरी बात, जब बहुत ही फार हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही डिस्टेंस पे हो, बहुत ही ज्यादा दूर हो, उस केस में क्या करेगा, उस केस में ये सिलरी मसल इसको रिलैक्स कर देगा, इसको एक्सपेंड कर देगा ताकि इस क्या हो जाए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो आई लेंस है वो थिन हो जाए। ठीक है, अगर ये थिन हो जाएगा तो थिन होने के रिस्पेक्ट में, जब थिन होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि सर ये जो आई लेंस है ये क्या करता है, हमारी आंख जो ये सिलरी मसल होती है, ये सिलरी मसल क्या करता है, हमारी आंखों का जो आई लेंस है उसी को क्या करता है, रेगुलेट करता है फोकल लेंथ को बढ़ाने का, घटाने का, या फिर कहो अपर्चर को छोटा या बड़ा करने का। ठीक है, तो बच्चा ये हो गया हमारा क्या, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, ये किसका बना होता है सर, ये बोलोगे सर ये टिश्यूज के बने होते हैं। ठीक, अब चलते हम लोग अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं सर एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर के बारे में बात करेंगे सर, इनका काम क्या होता है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर का। ठीक है, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। अब देखा जाए बच्चा, जैसे ये हमारे पास क्या है सर, ये लेंस है। ठीक है, ये लेंस है। अब ये लेंस क्या करता है, ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को डिवाइड करता है। यानी कि लेंस के इस वाले साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, और लेंस के राइट हैंड साइड में विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखा जाए सर एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का रोल क्या होता है इस आंखों में। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चा एक्वस ह्यूमर का, लगभग ये वाटर से ही बना होता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, ये नाम से ही पता चला, एक्वस मतलब वाटर से ही बना होता है। ठीक है, ये क्या, इसका काम क्या होता है बच्चा, ये जो हमारी आंखों में ना लगभग ये हर, चाहे एजिंग हो चाहे ना हो, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूस होते रहता है। एक्वस ह्यूमर हमेशा प्रोड्यूस होता है, खत्म होता है, प्रोड्यूस होता है, खत्म होता है। यानी कि ये हमेशा जीवन भर तक चलते रहता है, ये हमेशा रेगुलेट होते रहता है, हमेशा ये प्रोड्यूस होते रहता है, खत्म होते रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चा विट्रस ह्यूमर की, ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर एक बार प्रोड्यूस होता है, ये बार बार नहीं होते हैं। ये एक बार प्रोड्यूस हो गया, विट्रस ह्यूमर का काम होगा एक बार से इसके अंदर भर गया, बस हो गया। ठीक है, मतलब एक समय की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर आप देखा जाए एजिंग की में बात किया जाए तो एडोलसेंस पीरियड बायोलॉजी में कहा जाता है कि सर 18 से लेकर 20 साल के बाद अब जो भी चीज ग्रोथ आपको दिखेगी नहीं, हाइट को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर, अब वहीं से एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, वहां से एजिंग स्टार्ट होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे आपके 40-45 तक ज्यादा एजिंग आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सर एक्वस और विट्रस में, तो सर ये जो विट्रस ह्यूमर है ना, कि सर ये क्या होता है, एक बार ये अंदर भर गया, ठीक है, इस आई बाल के अंदर आ गया विट्रस ह्यूमर, और विट्रस ह्यूमर इसके अंदर आ गया तो इसके बाद ये सर कभी भी दोबारा ये जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये बार बार जनरेट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक्वस ह्यूमर की मैं बात करूं तो एक्वस ह्यूमर हमेशा जनरेट होता है, खत्म होता है, जनरेट होता है, खत्म होता है। चलिए एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसे क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पे सर कह रहा है एक्वस ह्यूमर के बारे में, कह रहा है कि सर द एंटेरियर या फ्रंट पार्ट ऑफ द चैम्बर फिल्ड विथ क्लियर वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। यानी कि जो सर ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपके क्रिस्टलाइन लेंस के जो पहले वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्लियरली वाटर फ्लूइड से फिल्ड होता है। ठीक है, यानी कि सर अगर आप बात देखा जाए सर, ये लेंस हो गया, ये आइरिस हो गया, ठीक है, ये कॉर्निया हो गया, तो सर इसके बीच में जो जगह है इसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है जो कि बिल्कुल वाटरी होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम लोग किसकी, विट्रस ह्यूमर की। तो विट्रस ह्यूमर क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पोस्टीरियर बिहाइंड द पार्ट ऑफ द चैम्बर फिल्ड विद जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। यानी कि सर जो विट्रस ह्यूमर होता है वो जेली लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये कैसा फ्लूइड होता है, ये वाटरी फ्लूइड होता है, बिल्कुल वाटरी फ्लूइड होता है। आप कभी कभी देखते हो ना, आप आंखें थोड़ा सा मिचते होगे तो कभी कभी आंखों में जो पानी निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है सर, ये एक्वस ह्यूमर वाला ही तो है। उसके बाद जो विट्रस ह्यूमर है वो किसका बनाता है, जेली लाइक। अच्छा, ये जेली लाइक फ्लूइड जो होता है इसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक है, यानी कि मैं कुछ भी कहूं सर, जो ये जो विट्रस ह्यूमर है ना, ये विट्रस ह्यूमर इस आई बाल के अंदर जितने भी आपके रेटिना हो गए, ये
आई बाल के अंदर जितने भी नर्सिमेंट होता है, ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करता है? विट्रस ह्यूमर प्रोवाइड करता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर काम होता है नर्सिमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराने का काम होता है विट्रस ह्यूमर। और ये कैसा होता है बच्चा? जेली लाइक होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। और एक्वस ह्यूमर कैसा होता है? वाटर लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार इसको लिखने का। ठीक है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। अब हम लोग चलते हैं बच्चा अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर रेटिना की। रेटिना क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता है सर रेटिना क्या होता है? सर रेटिना एक स्क्रीन होता है। ठीक है, वो हमारे आंखों के अंदर पीछे की तरफ एक स्क्रीन जो लगी हुई है, जहां पे इमेज बन रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो जिस स्क्रीन पे जो इमेज बनता है, उसी स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग रेटिना बोलते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे रेटिना दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाली जो पार्ट है ना, ये वाली जो पार्ट है, ये जो स्क्रीन है जहां पे हमें क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? रेटिना बोल दे रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या लिखना होगा रेटिना के बारे में। तो लिखेंगे बच्चा, इट इज अ इनर मोस्ट delicate membrane having a large number of light sensitive cells called rod and cone cell। यानी कि सर जो रेटिना होता है ना, ये एक स्क्रीन होता है और इस स्क्रीन पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? रॉड सेल एंड कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रॉड सेल एंड कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन सेल कहते हैं। और इस वाले पार्ट को, ये जो होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉड सेल बोलते हैं। ये रॉड सेल हो गया और ये सब क्या हो गए? कॉन सेल हो गया। ये भी क्या हो गया? रॉड सेल हो गया। ठीक है, अब रॉड सेल और कॉन सेल क्या होता है? ठीक है, जैसे यहां दिया गया सर कॉन सेल होता है, ये कलर के लिए सेंसिटिव होता है। यानी जो कॉन सेल हो गए, ये कलर के लिए क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। एंड रॉड सेल किसके लिए होते हैं? लाइट के इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। और जो कॉन सेल है, ये कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने जो ये चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि जो कलरफुल वर्ल्ड हम लोग देख पा रहे हैं ना, ये किसकी वजह से हो रहा है? इसी कॉन सेल की वजह से हो रहा है। अगर ये कॉन सेल नहीं होता तो शायद हम लोग कलरफुल वर्ल्ड नहीं देख पाते, क्योंकि कॉन सेल किसके लिए सेंसिटिव होता है? कलर के लिए सेंसिटिव होता है। तो जो भी कलरफुल जो भी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, किसकी वजह से देख रहे हैं? हम लोग कॉन सेल की तरफ देख रहे हैं। रही बात है रॉड सेल का काम क्या होता है? रॉड सेल का काम होता है बच्चा, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर लाइट ज्यादा आएगी आंखों के अंदर अगर आ रही है, तो रॉड सेल उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए क्या हो जाएगा? सेंसिटिव हो जाएगा और ज्यादा इंटेंस कर देगा उस लाइट को। ठीक है, और कॉन सेल क्या है? कलर के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब और अगली बात कहा जाए कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिख सकते हैं? जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि सर कॉन्स आर द सेंसिटिव टू कलर व्हाइल रॉड आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी। यानी कि इंटेंसिटी के लिए रॉड सेल सेंसिटिव होता है एंड कलर के लिए कौन सा होता है? कॉन सेल सेंसिटिव होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे अगली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे सर इट इज द प्लेस वेयर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। यानी कि सर रेटिना क्या होता है? सर रेटिना वो वाली प्लेस है जहां पे ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है बच्चा? इमेज बन रहा है। ठीक है, अगली बात कहा जाए सर इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज रिटेन बाय इट फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड। यानी कि जो भी रेटिना पे जो भी इमेज बन रहा है, ठीक है, वो इमेज रिटेंड होता है 1/16 ऑफ द सेकेंड तक रिटेंड होता है। जैसे क्या है कि जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा, ठीक है, और जैसे आपने क्या किया? अपनी आंखों को बंद किया, लगभग ये 1/16 ऑफ द सेकेंड। ठीक है, यानी कि भाई एक सेकेंड का जो 1/16 पार्ट अगर आप देखोगे, उतने तक इमेज रेटिना पर रिटेंड रहता है। आप भले ही ऑब्जेक्ट को किनारे कर दीजिए, अचानक से वैनिश कर दीजिए, लगभग 1/16 सेकेंड तक वो क्या होगा? वो आपके आंखों के रेटिना पे वो रिटेंड रहेगा वो इमेज। तो बात ये कर रहा है सर, किसकी बात कर रहा है? रेटिना की बात कर रहा है। रेटिना पे इमेज जो होगा वो 1/16 सेकेंड तक रिटेंड रहता है। अगली बात क्या है? कह रहा है सर द रेटिना हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कॉल्ड एज येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। सर ये जो रेटिना है ना, इस रेटिना पे सर दो चीजें हैं। एक है सर ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है आपका येलो स्पॉट। ठीक है, येलो स्पॉट यही कहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट जस्ट नीचे होता है ऑप्टिक नर्व के। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाली स्लाइड में सर, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। अभी के लिए बच्चा ये रेटिना हो गया। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आपको इतने सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे रेटिना को लेकर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे, एक बार ध्यान से आप देख लोगे। ठीक है, इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ।
अब बात करते हैं बच्चों किसकी, येलो स्पॉट की बात कर रहे हैं। सर ये येलो स्पॉट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे दिया गया है, क्या बोल रहा है कि सर कह रहा है डायरेक्टली बिहाइंड द पीपल एज ए स्मॉल येलो स्पॉट सिचुएटेड ऑन द रेटिना। यानी कि सर ये हमारा क्या है, ये सर आंख है, बीच में क्या होता है सर, पीपल होता है, और इसी के जस्ट पीछे, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, येलो स्पॉट प्रेजेंट होता है। तो सर ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये रीजन हम लोग क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, येलो स्पॉट हो गया। अब बात करते हैं सर ये येलो स्पॉट में क्या होता है। जैसे कि अगर इसके पिछले वाली स्लाइड में देख रहे होगे कि सर रेटिना पे रॉड सेल एंड कॉन सेल है, यानी कि सर येलो स्पॉट भी किसके पास होता, किसके अंदर होता है, मतलब किसके पास होता है, कहोगे सर रेटिना पे। यानी रेटिना पे ही क्या होता है, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। और येलो स्पॉट में बच्चा सबसे ज्यादा कौन सेल प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा कौन सेल येलो स्पॉट वाले ही रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे लिखा होगा सर इट कंप्राइज इंटायरली ऑफ कॉन्स, यानी कि सर ये लगभग कॉन्स ही होते हैं, इसके पास कौन सेल ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं येलो स्पॉट के पास। अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है सर इट इज द पॉइंट दैट अ शार्प एंड क्लियर इमेज इज फॉर्म वेयर वी वांट टू एग्जामिन इट माइन्यूटली, ठीक है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ना बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली तरीके से देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा फोकस करके हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही फोकस करके देख रहे हैं तो उसका क्लियर जो इमेज बन रहा है ना, या जो भी उसका शार्प एंड क्लियर इमेज बन रहा है, तो वो इमेज रेटिना के येलो स्पॉट वाले रीजन पे बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी छोटी चीजें हैं, ठीक है, जो हमें ऐसे अगर बाय द अपनी आंखों से देख रहे हैं नहीं हमें दिख रहा है, लेकिन वो क्या क्या हमने किसी एक छोटी चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से, यानी कि ध्यान को केंद्र करके अगर हम दुख देख रहे हैं और वो चीजें सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिख रही है, क्लियर दिख रही है, शार्प दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के येलो वाले स्पॉट पे बन रहा है, येलो स्पॉट के पार्ट पे बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं सर, यानी कि सर येलो स्पॉट सर वो रेटिना का सबसे अहम वाला हिस्सा होता है, जिसमें हमें क्या होता है, किसी भी माइन्यूट वाली चीज को देखते हैं बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ध्यान से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो उसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली अगर शार्प दिख रहा है, तो उस वाले केस में रेटिना के येलो स्पॉट वाले रीजन बनता है। और बच्चा इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा कौन सेल प्रेजेंट होते हैं, कौन सेल प्रेजेंट होते हैं। और जाहिर सी बात है सर अगर कौन सेल प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होते हैं, कौन सेल कलर सेंसिटिव होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हमें दिखाई देगा कोई भी चीज अगर देखेंगे तो। ये हो गया बच्चों येलो स्पॉट के बारे में। तो इतना आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, अगर येलो स्पॉट के बारे में अगर पूछता है तो ये सारे 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं सर ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट कहां होता है, जैसे बच्चा आप देख रहे हो ना, ये हमारे पास क्या है सर, ये एक ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है सर। यहीं पे क्या होता है सर, यहीं पे ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इस वाले यानी कि सर रेटिना जो हो रहा है यहां पे सर, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा येलो स्पॉट हो गया, ठीक है। और इसी रेटिना पे ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, और ये वर्ड से ही क्लियर कर दे रहा है, ब्लाइंड वर्ड से ही क्लियर कर दे रहा है सर, यहां पे अगर कोई भी इमेज बनेगा ब्लाइंड स्पॉट पे तो हमें उस इमेज हमें दिखाई नहीं दे पाएगा। यानी कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ता है तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज येलो स्पॉट पे बनता है तो बहुत ही क्लियर एंड शार्प दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए बात देख लेते हैं सर ब्लाइंड स्पॉट में हम लोग क्या लिखेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। तो लिखेंगे सर पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल टू गो टू द ब्रेन, यानी कि सर वो पॉइंट है, ठीक है, आई बॉल का जहां से ऑप्टिक नर्व क्या हो रही है, ब्रेन की तरफ जो जा रही है। तो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे हैं। अगली बात क्या करेंगे, कहेंगे इट हैज नो रॉड एंड कॉन्स, यानी कि सर इस ब्लाइंड वाले स्पॉट पे ना ही रॉड सेल होता है ना ही कॉन सेल होता है। तो जाहिर सी बात है सर अगर रॉड सेल और कॉन सेल अगर नहीं होंगे इस वाले पार्ट पे, इस वाले रेटिना के रीजन पे, तो सर अगर कोई भी इमेज बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमें सर पता है कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए रॉड एंड कॉन सेल तो रेटिना पे होना जरूरी है, क्योंकि रॉड से लाइट के लिए इंटेंसिटी होता है, लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, कौन सेल कलर के लिए सेंसिटिव होता है। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं पता चलेगा सर उसका इमेज कहां बन रहा है, ठीक है। अगला चीज कह रहा है कि सर एनी इमेज फॉर्म एट दिस पार्ट ऑफ द रेटिना इज नॉट विजिबल एंड एज नो सिग्नल सेंड टू द ब्रेन, यानी कि सर जब भी कोई भी इमेज
इस वाले ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ता है तो सर वो इमेज हमें दिखेगा नहीं, और अगर वो इमेज दिखेगा नहीं, वो इमेज बनेगा ही नहीं, तो सर जो ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल भेज रहा था ब्रेन के पास, ठीक है, वो दिखेगा ही नहीं, वो पता ही नहीं चलेगा कहां पे है। ठीक है, तो चलिए बच्चा, इसको अगर समझना है ब्लाइंड स्पॉट को ना, अगर आप चाहते हो ब्लाइंड स्पॉट को समझने के लिए, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। आपके पास ये दिख रहा होगा, ठीक है, आपके पास अगर ये दिख रहा होगा तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा पेपर लेना होगा और ये सर्कल वाला पार्ट और एक क्रॉस पार्ट दोनों एंड पे कर देना है। ठीक है, और करना क्या है, इस तरीके से आपको लेके चलना है। अगर आप चाहते हो कि सर इसका इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे कब बनना है, तो आपको देखना होगा। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको राइट वाला आंखें बंद करनी है, ठीक है, और यहां पे जो राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया जो क्रॉस की तरह बना है, और ये आपका राइट हैंड साइड हुआ जो एक बिल्कुल पॉइंट की तरह बना हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको अपनी राइट वाला जो आंख है इसको बंद कर देना है, और लेफ्ट वाली आंखों से देखना है। किसको देखना है, इस राइट वाले को देखना है। ठीक है, अगर आप इस राइट वाले को देखेंगे और धीरे धीरे इसको पास लेकर आए, ठीक है, जब पास लेके आएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सर ये वाला जो इमेज है ना, ये वाला, ये हमें नहीं दिखाई देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। जब आप इसको दूर कर रहे हो तो आपको दोनों दिखाई देंगे, इस आंखों से ये दोनों दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और जैसे ही आप पास लेके आ रहे हो, ठीक है, और आपको एकदम केंद्रित करना है, आपको किस पे, राइट वाले सर्कल पे फोकस करेंगे, तो आपको लेफ्ट वाला जो चीज है वो आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। और जैसे आप पास लेके आएंगे दिखाई देगा। यानी कि जब आप, जैसे मैं यहां पे कहूं ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसको मैं लेके आ रहा हूं, अब देखिए मुझे ये जो है क्रॉस वाला है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सर इस वाले का इमेज कहां बन रहा है, इस वाले का इमेज हमारे आंखों के कहां बन रहा है, ब्लाइंड स्पॉट वाले रीजन पे बन रहा है। तो बिल्कुल आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा सर इमेज कब ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा है और कब आपका येलो स्पॉट पे बन रहा है। कुछ नहीं करना है सर, ऐसे लेके चलना है। ठीक है, ये वाला राइट हैंड साइड में रखिए, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और आपको राइट वाले आंख को क्लोज करना है और धीरे धीरे इसको अपने करीब लेके आना है। ठीक है, और फोकस सिर्फ इसी पे करना है। तो जब आप करीब लेकर आओगे ना, तब ये चीजें दिखाई देंगी, कुछ ऐसा सर्टेन डिस्टेंस आएगा, ये वाली जो इमेज है ना, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, ये हमें नहीं दिखाई देगा। ये नहीं दिखा रहा मतलब क्या है कि सर इसका जो इमेज हमारी आंखों में जो बन रहा है, इस वाले क्रॉस का, ये कहां बन रहा था, ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा था, इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये है बच्चा एक ब्लाइंड स्पॉट को क्या करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, देखने के लिए। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अपने अगले स्लाइड पे। ठीक है, ये हो गया, चलते हम लोग अपने अगले वाली स्लाइड पे। ठीक है, तो अब बच्चों क्या है, ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सर ये जो ऑप्टिक नर्व होता है यही तो क्या करता है सर, जो भी रेटिना पे इमेज बन रहा था उस इमेज का जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास पहुंचाता है। तो ये कैसे होता है, जैसे आप देख रहे हो इमेज के थ्रू, ये क्या है सर, ये ऑप्टिक नर्व है हमारे पास। ये ऑप्टिक नर्व, ये क्या है सर, ये ऑप्टिक नर्व फाइबर है। ये जो फाइबर दिख रहे होंगे सर, इसमें से ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रॉड सेल बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है, और ये जो बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सब क्या है सर, ये ऑप्टिक फाइबर है। ठीक है, जैसे कि ऑप्टिक नर्व में आपको क्या लिखना होगा, लिखना होगा सर, देयर आर अबाउट 1 मिलियन सेपरेट नर्व फाइबर दैट कनेक्ट टू द रॉड एंड कॉन्स ऑफ द रेटिना टू द ब्रेन। यानी कि सर ये क्या होते हैं, ये ऑप्टिक नर्व में लगभग 1 मिलियन आपके नर्व फाइबर होते हैं जो किसको कनेक्ट करते हैं सर, रॉड सेल एंड कॉन सेल। यानी कि रॉड सेल और कॉन सेल को कनेक्ट करते हैं, और इसके जो सिग्नल है, ठीक है, वो रेटिना से कहां तक पहुंचाते हैं सर, ब्रेन के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, ये क्या रहा है, ये क्या कह रहा है सेकेंड वाले पॉइंट में, दीज 1 मिलियन फाइबर्स मेक अप द ऑप्टिक नर्व। यानी कि जो ये पूरे 1 मिलियन जो फाइबर हैं ऑप्टिक, ये जो नर्व फाइबर हैं, ये क्या बनाते हैं सर, ये बनाते हैं सर ऑप्टिक नर्व। यानी कि जो आपके नर्व फाइबर थे, ठीक है, उन नर्व फाइबर को क्या कर दीजिए, समराइज कर दीजिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑप्टिक नर्व कहलाएगा। ठीक है, और ये जो आपके पास नर्व फाइबर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, रॉड सेल एंड कॉन सेल हमारे रेटिना के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जो भी सर इमेज बन रहा था रेटिना में, ठीक है, रेटिना पर, ठीक है, तो ये क्या कर रहा था सर, इसी सिग्नल को क्या करता है सर, ट्रांसफर करता है ब्रेन के पास। यानी कि जो ऑप्टिक नर्व हो गया, ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है सर, एक सिग्नल का काम करता है सर, एक समझिए ट्रांसमिशन काम होता है, जो कि रेटिना पे जो भी इमेज बना है वो ब्रेन के पास पहुंचा देता है एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया ऑप्टिक नर्व के बारे में। चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है,
अब क्या कहते हैं, अब क्या कह रहा है कि सर कह रहा है वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, किस तरीके से हमारा ह्यूमन आई वर्क करता है। ठीक है, जैसे आप यहां से क्लियरली देख पा रहे हैं कि सर हमारे पास एक बाहर में क्या एक बड़ी सी ट्री दिख रही है, और इस ट्री का जो इमेज है हमारे आंखों के अंदर बिल्कुल कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको पहले से ही पता है कि सर कोई भी अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। जो भी स्क्रीन पे जो बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो सर ये हमारे पास क्या है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, इस ट्री का एक इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, तो वो देखेंगे सर ये कैसे बना रहा है। जैसे यहाँ पे पॉइंट वाइज अगर बात करते हैं हम लोग, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सर द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड पीपल। ठीक है, यानी कि सर जो भी लाइट रे आ रही है बाहर से हमारे आंखों के अंदर जो एंट्री कर रही है, वो कहां से एंट्री कर रही है, कॉर्निया एंड पीपल से। तो बच्चा जो कॉर्निया, मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग वाले स्टेटमेंट बताया था, कॉर्निया क्या करता है सर, मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करता है, वो रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, बेंड करने का काम होता है। ठीक है, देखिए ये क्या, ये कॉर्निया, ये लाइट बिल्कुल ऐसे जा रही थी और यहां से क्या कर दिया, इसको बेंड कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कॉर्निया क्या कर रहा है, ये जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है, तो कॉर्निया भी क्या करता है, उस इमेज बनाने के लिए, लाइट को एंट्री कराने के लिए अच्छे तरीके से वो हेल्प करता है। अगली बात क्या कह रहा है सर, द आई लेंस कन्वर्ज दिस लाइट रे टू फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड डिम्निश्ड इमेज ऑन द रेटिना। यानी कि सर ये जो भी लाइट रे आ रही थी, ये आई लेंस क्या किया सर, इसको कन्वर्ज किया, इस लाइट रे को पहले कौन कन्वर्ज किया, पहले सर कन्वर्ज किया ये आपका कॉर्निया, लेकिन अच्छे से नहीं किया। उसके जैसे हम लेंस के पास गए, लेंस ने क्या किया, इसको अच्छे से क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया लाइट रे को, और एक क्या बनाया, एक रियल इन्वर्टेड एंड डिम्निश्ड इमेज बनाया ऑब्जेक्ट का। अगली पॉइंट क्या है बच्चा, अगली पॉइंट, जैसे ही सर ये इमेज बन जाएगा रेटिना पर, तो रेटिना के पास क्या होता है, रॉड सेल एंड कॉन सेल होते हैं। तो क्या करेगा सर, द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना दैट इज रॉड एंड कॉन्स गेट एक्टिवेटेड। जैसे ही इमेज बनेंगे, जैसे इमेज बनेगा रेटिना पर, तो तुरंत क्या होगा, रॉड सेल और कॉन सेल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, विथ इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि सर जैसे इमेज बना, इस पे क्या करेगा, रॉड सेल एंड कॉन सेल एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होने के साथ क्या कर दिया, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करने लगा, जनरेट करने लगा। और आपको तो पता ही है सर, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये रॉड सेल और कॉन सेल, ये किसकी पार्ट थी, ये नर्व, ऑप्टिक फाइबर, जो नर्व फाइबर थे उसी की तो पार्ट थी ये। तो ये क्या करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जो भी जनरेट हुआ, किसके द्वारा, रॉड सेल एंड कॉन सेल के द्वारा। ठीक है, इस सिग्नल को कौन रिसीव करेगा, ऑप्टिक नर्व रिसीव करेगा इस सिग्नल को, और ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, इस सिग्नल को ब्रेन के पास पहुंचा देगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है सर, लास्ट पॉइंट है कि सर द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव द इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन क्या करेगा, जो भी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा पहुंचाया गया था, इसी को क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करने के बाद ये जो इन्वर्टेड रियल इमेज बन रहा था, इसी को क्या करेगा, इरेक्ट करके दिखाएगा। ठीक है, तो बस ये सारी बातें किसकी थी, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार इन पॉइंटों पे ध्यान रखना है, और ऐसे ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो बच्चा आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा किसके लिए, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अगली वाली स्लाइड क्या कह रहा है, अब बात करते हैं सर किसकी, लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बात बताइए कि सर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप कितने दूर तक देख पाते हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात कहोगे सर हम तो मून को भी देख पा रहे हैं, हम तो स्टार को भी देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर आपकी आंखें का जो डिस्टेंस वाली जो ऑब्जेक्ट, जो फार पॉइंट है, वो कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखना तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सर when the eye looks at distant object, the ciliary muscles of the eye lens relax and the eye lens becomes thinner। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर जब भी आप किसी भी फार पॉइंट को देखते हो, फार डिस्टेंस को आप देखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही दूरी पे है, उस केस में सिलेरी मसल क्या करता है, सिलेरी मसल आई लेंस को क्या कर देता है, वो क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, मतलब स्ट्रेच, उसको रिलैक्स करके क्या कर देता है, उसकी अपर्चर को बड़ा कर देता है।
जब अपर्चर बड़ा होगा तो वो लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और जब वो थिन होगा तो सर उसका जो फोकल लेंथ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके तरीके से क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो परफेक्टली रेटिना पे बन जाए। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे कि अगर सर कभी भी कोई भी हम दूर वाली चीजें देखते हैं ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उस केस में सिलेरी मसल क्या करता है, जो आई लेंस होता है उसको क्या करता है, रिलैक्स कर देता है। ठीक है, और दूसरी वे में कहोगे सर सिलेरी मसल क्या कर देता है, आई लेंस को थिन कर देता है, पतला कर देता है, जिसकी वजह से उसका फोकल लेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए, और हमें क्या करे, उस फार पॉइंट का, उस फार ऑब्जेक्ट का क्या हो सके, क्लियर इमेज हमारे रेटिना पे बन जाए। ठीक है, यहां पे देख रहे होंगे सर ये जो आई लेंस है ये कैसा हो गया, थिन हो गया। ठीक है, ये थिन हो गया, हेंस आई लेंस इज थिन, सो इट हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड स्मॉल कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, तो जैसी जाहिर सी बात है सर, जिसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी कि जब हम लोग पढ़ रहे थे लाइट वाला चैप्टर, तो हमने पढ़ा था सर P = 1/f होता है। ठीक है, तो सर अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सर पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा तो इसकी कन्वर्जिंग पावर घट जाएगी। ठीक है, तो इस केस में ये होता है जब हम लोग फार पॉइंट फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर जब हम क्या कहते हैं, बहुत ही नजदीक की चीज के देखते हैं। ठीक है, जब बहुत ही नजदीक वाले चीज को देखेंगे तो उस केस में जो सिलेरी मसल्स है, ठीक है, इस आई लेंस को कैसा बना देगा, थिकर कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो आई लेंस है ये कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, थिक होगा तो थिक होने के बाद क्या होगा सर, इसकी जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ वो क्या हो जाएगी बच्चा, डिक्रीज हो जाएगी। थिक करेगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। और सर हमें पता है सर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P = 1/f, अगर फोकल लेंथ घटेगी तो जाहिर सी बात है सर पावर बढ़ जाएगी, यानी कि इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये किस वाले कंडीशन के लिए होता है, जब हम बहुत ही नजदीक वाली चीज को देखते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा भी है, जैसे अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, लिखोगे व्हेन द आई लुक एट अ नियर बाय ऑब्जेक्ट द सिलेरी मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड सो द लेंस थिक। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब बहुत ही नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखेंगे उस केस में सिलेरी मसल आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसकी वजह से आई लेंस थिक हो जाता है, और जैसे आई लेंस थिक होगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये किसके लिए है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही नजदीक से देखते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है तो उस केस में आई लेंस थिक होता है, और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो उस केस में आपका जो आई लेंस होता है वो क्या होता है, थिन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो अगर मैं बात करता हूं थिन एंड थिक के रिस्पेक्ट में, तो जब ऑब्जेक्ट नजदीक होगा तो आई लेंस थिक होगा, जब ऑब्जेक्ट दूर होगा उस केस में आई लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। चलते हम लोग अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर पावर ऑफ एकोमोडेशन की। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि सर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे हो या बहुत ही नियर बाई हो, ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है सर हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली किस जगह पे देख पा रहे हैं, क्लियरली कहां देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जहां तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता सर 25 सेंटीमीटर, तो हमारे लिए जो सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। जैसे कि ये हमारे पास पेन है, ठीक है, और इस पेन को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो ये हमें पेन बहुत ही क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, हमारी आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन जैसे हम लोग करीब लेकर आएंगे ये हमें थोड़ा सा कैसा दिखाएगा, ब्लरी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और हमारी आंखों पे थोड़ी सी स्ट्रेस बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं सर पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगा, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है सर जहां पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हो। ठीक है, तो अगर नजदीक वाली पॉइंट देखा जाए तो सर हमारे लिए 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर अगर हम कम किए डिस्टेंस तो वो क्या होगा, हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लरी होने लगेगा, हमारी आंखों पे स्ट्रेस आएगा, तो वो हमारे लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं होगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन कहां से स्टार्ट होगा, 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, तो
बस आपको इतना बस बताना है पावर ऑफ एकोमोडेशन में कि सर जहां पे आप ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली जितने दूरी तक आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो वही हमारे लिए क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। अब बात करते हैं सर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे लिखोगे। आप लिखोगे कैसे लिखोगे सर, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट फोकल लेंथ। यही हमारे क्या है सर, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट या फिर फार ऑब्जेक्ट को जो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, बाई एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस इज सेड टू बी अ पावर ऑफ एकोमोडेशन। बात किसकी हो रही है बच्चा, क्लियरली की। क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारे पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं कहलाएगा। यानी कि किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट हो या फिर फार पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब बात कर रहा है सर, नियर पॉइंट ऑन एन आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। यानी कि सर जो सबसे नियर पॉइंट होता है हमारे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंखों से, तो वो जो नियर पॉइंट होता है बच्चा वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें वो ऑब्जेक्ट तो दिखाई तो देगा, मगर हमारी आंखों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ेगा उस सब चीजों के लिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सर क्लियरली की, ठीक है। तो क्लियर कब होगा, जब हम 25 सेंटीमीटर से दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ये हो गया सर ये नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट, नियर पॉइंट ऑफ एन आई। अब बात करते हैं सर अगली पॉइंट के लिए। अगली पॉइंट कह रहा है सर, द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। यानी कि जो फार पॉइंट होता है हमारे आई के लिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। उसे कह रहा है एट विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। यानी कि हमारे ह्यूमन आई के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सर फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी कि हम सर बहुत ही दूर तक भी देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली। जैसे आप स्टार देखते होगे रातों में, तो स्टार क्या है, बहुत ही क्लियर आपको दिखाई देता है, ठीक है, वो बहुत दूर है। तो हमारी आंखों का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और इसी को तो बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है सर द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। यानी कि सर जो डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। तो हमारा रेंज ऑफ विजन क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बस इतना बताना है सर 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी बीच की जो डिस्टेंस मिल रही है वही हमारे लिए क्या होगा, रेंज ऑफ विजन कहलाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आपको इतनी सारी पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चा, अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं सर एडवांटेज ऑफ टू आईज फॉर विजन, ठीक है। सर इसका एडवांटेज क्या है, दो आंखों का, ठीक है। हमारे पास दो आंखें हैं, अगर दो आंखों का एडवांटेज क्या है। जैसे कि अगर बात किया जाए सर दो आंखों का एडवांटेज अगर देखा जाए, जैसे अगर एक आंख की देखा जाए, अगर एक आंख होता तो हम लोग सिर्फ 150 डिग्री वाले तक ही ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो लिखना होगा सर कैसे, हैविंग टू आईज गिव्स द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि दो आंखों से होने की वजह से क्या है, हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सर हैविंग टू आईज एनेबल अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। यानी कि सर दो आंखों से क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्लियरली जज कर सकते हैं सर ये कितना दूरी पे होगा। अगली पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सर हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू 150 डिग्री विथ वन आई ओपन एंड 180 डिग्री विथ टू आईज ओपन। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर हम लोग एक आंख को ही सिर्फ ओपन करते हैं और एक आंख को क्लोज कर देते हैं, इस केस के लिए जो हॉरिजॉन्टल व्यू होगा वो लगभग 150 डिग्री का होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चा, जैसे कि ये एक जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ठीक है, सपोज करते हैं सर यहां पे मान लेते हैं कि मान लेते हैं सर ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ह्यूमन आई है, लगभग इसके दो आंखें होती हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या दो आंखें हैं, ठीक है, दो आंखें हैं, ठीक है। दो आंखों से हम लोग देख रहे हैं तो सर ये मान लेते हैं सर ये 180 डिग्री, ये पूरी 180 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है। तो ये हमें ये पूरा दिखाई देगा दोनों आंखों से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल व्यू फील्ड ऑफ व्यू होगा। लेकिन अगर सर सिर्फ एक ही हो, अगर एक ही आंख हो, ठीक है, उस केस में ये 180 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू नहीं होगा, वो कितना होगा, 150 डिग्री का ही होगा, ठीक है। 150 डिग्री का मतलब ये हो गया और ये हो गया।
ये 150 डिग्री ये जो दिख रहा है ना, तो हम लोग आंखों से अगर देखा जाएगा, एक आंख से देखा जाएगा, तो मान लें हम लोग अपना आंख यहाँ पर रखते हैं, तो इस केस में हमें सिर्फ ये वाला ही पोर्शन दिखाई देगा, इतना ही दिखाई देगा, इतना ही फील्ड ऑफ व्यू होगा। लेकिन अगर दोनों आंख हो तो उस केस में ये पूरा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कह रहा है सर कि हमारे पास जो दो आंख है, ठीक है, ये इसका बेनिफिट क्या है? तो बच्चा इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो वाइडर हो जाती है, एंड जो फील्ड ऑफ विजन है दोनों आंखों से वो 180 डिग्री होता है, एंड वन आंखों से कितना होता है? 150 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा किसके लिए? रेंज ऑफ द सॉरी किसके लिए? एडवांटेज ऑफ टू आईज फॉर द विजन। ठीक है, ये हो गया बच्चा किसके लिए। ठीक, अब चलते हम लोग अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा इस वाले लेक्चर में? हमने देख लिया सर ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है, ह्यूमन आई के हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, प्लस हमने रेंज ऑफ विजन भी देख लिया, और हमने एडवांटेज भी देख लिया सर, दो आंखों का एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय